हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम लगातार सीटेट का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो आज एक और सेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। 21 तारीख को आपका एग्जाम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस आपको करवा सकें। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। तो देखिए, कठोर अनुशासन की बात जहां भी आती है तो यह जो है नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, तो इसको जो है आप यहाँ नहीं ही मान के चलिए, यह आपका होगा। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार, दूसरा जो ऑप्शन है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। देखिए, विकासात्मक, विकास का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यह पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग एक बार टिक करके रख लेते हैं और देखते हैं इससे जो है और कोई सटीक होता है तो उस पर जाएंगे। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। ठीक है, देखिए, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले, अलग अलग अवस्था के बच्चे हैं, उसके साथ समान रूप से व्यवहार करने की बात हो रही है। तो देखिए, विकास की अवस्था जैसे कि आप देख चुके हैं कि ऐसे करके विकास की अवस्था चलती है आयु वर्ग में। तो विकास की अवस्था जिस आयु के साथ होगा तो उसके साथ उस तरह की संभावनाएं होगी। ठीक है, उस तरह का जो है विकास की अवस्थाएं होगी। ऐसा जो है हमारे मनोवैज्ञानिक ने स्पष्ट किया है। तो इससे जो है एक समान रूप से बच्चों के साथ समान रूप से होने की बात नहीं है, सबके साथ जो है अलग अलग विकास की अवस्थाएं होती है अलग आयु बच्चों के साथ। ठीक है, तो यह आपका नहीं होगा। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिससे परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्रों के विकास में हो। केवल देखिए आ चुका है यहाँ, इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो एक देखिए यहाँ पॉजिटिव सेंस में हो रहा है पूरी तरह से, इसके साथ जाएंगे, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, अब देखिए ऑप्शन है 4 यहाँ, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप ना पढ़ाया जाए, उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए हैं निकट भविष्य में उसका परीक्षण किया जाएगा, वे सीखने के लिए तैयार ना हो, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है, यह देखिए, वे सीखने के लिए जब तक तैयार नहीं हो, बच्चे जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक जो है शिक्षार्थी नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक वह सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तो सीखने के लिए उसको प्रिपेयर कौन करेगा? तो वहाँ जो भी टीचर हैं अवेलेबल स्कूल में विद्यालय में, तो वो जो हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, अधिगम का माहौल उत्पन्न करेंगे। इस तरह से जो है परीक्षार्थी का जो है सीखने के लिए वो तैयार रहेंगे और वे सीखने की कला को जो है सीख जाएंगे। ठीक है, मतलब स्टूडेंट जो है अपने कक्षा कक्ष में जो है सीखने के प्रति आकर्षित होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्राकृतिक घटक, पोषण, अनुकूलन और इसके बाद है पाठ संशोधन। देखिए यहाँ आ रहा है सामाजिक अधिगम। ठीक है, सामाजिक अधिगम की बात हो रही है। ठीक है, यह सिद्धांत, तो यह सिद्धांत जो मूल रूप से है यह पोषण पर है। ठीक है, यह पोषण पर आधारित है, बच्चों का पालन पोषण पर है, समाज में किस समाज में बच्चों का पालन पोषण हुआ है। ठीक है, यह सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। जिस तरह का परिवेश बच्चों को मिलेगा उसका विकास उस तरह से होता है। ठीक है, उसका पोषण उस तरह से होता है। तो इन सारी बातों का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है, इसमें से यह 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से पोषण पर जो है अधिक बल देता है। अब चौथा प्रश्न देख लीजिए, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, लैंगिक व प्रसुप्ति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, क्रिया प्रसूत सक्रिय इसको कहते हैं। ठीक है, क्रिया प्रसूत जो है सक्रिय कहते हैं, अनुबंधन।
बहुत सारा यहाँ जो है आपको ऐसा ऐसा शब्द मिलेगा जो आप कभी नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो लगातार जब सेट प्रैक्टिस करेंगे फिर हम लोगों को जो है यह आदत हो जाएगी इस तरह के शब्द को करने का, ठीक है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत जो है यह किस पर आधारित है, यही चीज यहाँ पूछा जा रहा है। तो यह आपका है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, इस पर जो है यह आधारित है मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। इस अवस्था में बालक अपने आप को अयोग्य व असमर्थ समझने की भावना विकसित होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। इसमें जो है बालक के अंतर्गत इस तरह की भावनाएं होती है, ठीक है। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, वी एफ स्किनर, यूरी ब्रेनर, लेव बायोगोत्स्की, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की साहब जो हैं इनके द्वारा जो है सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो यह है आपका लेव वायोगोत्स्की साहब से संबंधित, ठीक है। ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए थे। आप एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। उत्तर पारंपरिक यहाँ जो है सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे सही ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक। यह जो है सबसे सटीक है, इसके साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। यह भी सिद्धांत जो है एक कोलबर्ग नाम के जो हैं मनोवैज्ञानिक हुए थे, उनके द्वारा जो है इस तरह का विचार प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। देखिए ज्ञान जो है यह प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। यह बहुत ही अच्छा, मतलब कि सारा पॉजिटिव सेंस यहाँ यूज हो रहा है और प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही, तो सबसे अच्छा यही लग रहा है। आगे देख लेते हैं और इससे अच्छा हो जाए। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य, सबसे अच्छा यही है, सबसे पॉजिटिव सेंस में यही यूज हो रहा है, इसलिए इसके साथ हम लोग जाएंगे। 2 नंबर जो है इसका सही है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? अंतःवैयक्तिक, भाषिक, गतिक, अंतर्वैयक्तिक। यहाँ गतिक के साथ आप लोग जाएंगे। यह जो है बहुबुद्धि के सिद्धांत का गतिक सिद्धांत है, ठीक है। इस गतिक सिद्धांत के अन्य जो उदाहरण हैं वो हैं आपके शिल्पकार, सैनिक और खिलाड़ी। ये सब भी बहुबुद्धि के गतिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसके साथ जा सकते हैं। क्या सब हुआ? शिल्पकार हुआ, इसके बाद क्या हुआ? सैनिक हुआ, खिलाड़ी हुआ, और इसके अलावे भी हैं, लेकिन इस 3 को आप याद रखेंगे, मैक्सिमम यही पूछा जाता है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। जी क्या है? आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। यह 4 ऑप्शन है, इसमें से होगा यह एक सामान्य बुद्धि है, ठीक है। ये जो आपके स्पेयरमैन हुए हैं मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार जो है यह बताया गया है, ठीक है। जी जो कारक होते हैं वे सामान्य बुद्धि के कारक होते हैं और एस जो हैं वो विशिष्ट बुद्धि के कारक हैं। यह 2 प्रकार का सिद्धांत जो है स्पेयरमैन ने बुद्धि के सिद्धांत को दिया है। 2 कारक है, एक है जी और एक है एस। जी जो है यह आपका जो है सामान्य बुद्धि को बताता है और एस जो है यह बताता है विशिष्ट बुद्धि को। यह बताता है आपका किसको? विशिष्ट बुद्धि को, विशिष्ट बुद्धि को बताता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। विशिष्ट बुद्धि भी पूछ सकता है स्पेयरमैन की जब बात होगी तो। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढे निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगे हैं? स्वाभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व,
इसके बाद है समस्या समाधान, प्रयोग करना। यह 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसमें जो है वस्तु स्थायित्व सबसे सटीक है, ठीक है। जब भी बच्चा जो है, शिशु जो है वस्तुएं ढूंढ कर लाता है तो यह आपका वस्तु स्थायित्व के अंतर्गत आता है। ऐसा जो है 18 माह से 24 माह की अवस्था में उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना आरंभ करता है जो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, ठीक है। इंद्रिय जनित नामक अवस्था है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? लिंग समानता की बात हो रही है, ठीक है। विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, देखिए तुलना की बात हो रही है और इसमें विद्यालय की बात हो रही है, सिर्फ विद्यालय की। इसमें महिला और पुरुष शिक्षकों की तुलना की बात हो रही है, तो यह आपका नहीं होगा, सटीक नहीं है। कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, देखिए समान संख्या में यहाँ प्राप्त हो रहा है। और यहाँ हमको क्या है, लिंग समानता। लिंग समानता में यह है जो कि एक जगह, किसी एक संस्था में, किसी एक गांव में, वहां जो है हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि कितने वहाँ बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं। तो इससे जो है हम लोगों को लैंगिक समानता का मापदंड पता चलेगा, ठीक है। जहाँ की यह इसका हम लोग डाटा तैयार करेंगे। तो इसी तरह से इसको समझने के लिए यहाँ देखिए इस तरह का कहीं आ रहा है, तो कक्षा 12 तक पहुंचने वाले, तो देखिए 12 तक कक्षा में पहुंच जो रहे हैं उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना, तो यह एक डाटा है बॉयज एंड गर्ल्स का, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका यह बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों की तुलना की जा रही है, तो मतलब कितना बॉयज है कितना गर्ल्स है, तो यह जो है लैंगिक लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाए? तो यह नहीं है, ठीक है। व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान जो है शिक्षकों की मदद किसमें करता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकता, यह नहीं होगा, यह नेगेटिव सेंस में आपको पढ़ने के साथ ही अंदाज हो जाता है, ठीक है। व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थी की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, और हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए तीसरा जो ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, और चौथा है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, ठीक है। तो यहाँ सबसे सटीक जो आता है आपका, यह जो आपका प्रश्न है यहाँ आता है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता का आकलन करना। पहले जो है जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का व्यक्तिगत समस्या जो है उसका आकलन करना है और उसके अनुरूप जो है उसे पढ़ाना है। यह बिल्कुल ही सही है, आप 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह प्रश्न नंबर आपका 13 होगा, 12 तक हम लोग कर चुके हैं। 13 नंबर प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन। देखिए सीखने के लिए आकलन यह पॉजिटिव शब्द में हो रहा है, अभिप्रेरण को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। देखिए अलग करना यह नेगेटिव हो गया, रैंक देना यह भी नेगेटिव हो गया, तो यह आपका होगा नहीं। ग्रेड्स की पूरी तरह से महत्व देने पर बल देना, देखिए ग्रेड्स की बात हो रही है, ग्रेड देना, नंबर देना, यह सब जो है नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो यह भी आपका नहीं होगा। विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन विधि है, यह भी नहीं होगा। अपने आप में की गई आकलन विधि गतिविधि है, यह नहीं होगा, ठीक है। अपने आप में की गई नहीं है, अभिप्रेरण को बढ़ावा देता है, यह बिल्कुल आपका सही है, आप इसके साथ जाएंगे। सीखने के लिए आकलन जो है यह अभिप्रेरण को बढ़ावा देती है, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में आकलन नियमित प्रक्रिया प्रदान करता है और अभिप्रेरणा क्रियाशीलता भी प्रदान करता है। 14 नंबर देखिए, यह आपका 14 नंबर प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन क्या है? इसमें से परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। इसके बाद दूसरा है, क्या आकलित किया जाएगा? इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है।
तीसरा है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। देखिए, रचनात्मक प्रतिपुष्टि की बात हो रही है, रचना की बात हो रही, तो यह आपका पॉजिटिव सेंस में हो गया, और सीखने में संवर्धन, यह भी आपका पॉजिटिव सेंस में हो गया। वैसे और देख लेते हैं, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देते हैं। देखिए, परीक्षा के लिए हो गया, तो यह सारा चीज जो है आपका सबसे सटीक हो रहा है 3 नंबर। आपको बहुत सारा चीज यहाँ देखना होगा, तब जाके आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। लगातार सेट करते रहिए, बहुत सारा चीज आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, यह आपका 15 नंबर प्रश्न है। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? निबंधात्मक आकलन, निबंध नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नोटबुक में दर्शाना है। ठीक है, विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करके। ठीक है, तो यह आपका निबंधात्मक आकलन नहीं है, घटना वृत्त आलेख भी नहीं है, समस्या समाधान आकलन भी यह नहीं है, यह है एक पोर्टफोलियो आकलन। बिल्कुल सही है, आप 4 के साथ जाएंगे। यह प्रश्न पढ़ने के बाद भी आपको अंदाजा लग जाएगा कौन सा आंसर आपका होगा। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंधों को बढ़ा रहा। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों से अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, दूसरे बच्चे को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण रखने के माध्यम से विद्यालय, सबसे सटीक यह है आपका, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है। ऐसी शिक्षा दी जाती है दूसरे बच्चों को कि वे अलाभान्वित बच्चे, मतलब जो थोड़े से अलाभान्वित, जिनके पास लाभ की कमी है, उनको दबाएं नहीं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है, उनके रहन सहन की स्थिति और उनके सामाजिक स्थिति उस कदर नहीं है, तो उनको जो है दबाएं नहीं और उन्हें नीचा नहीं दिखाएं। ठीक है, यह बात यहाँ स्पष्ट रूप से बताई गई है और इसके प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। तो यह आपका सबसे सटीक आंसर है। ठीक है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेसिया, इसके बाद संवेदी एकीकरण विकार, इसके बाद है एकाग्रता ह्रास या अति क्रियाशील विकार। ठीक है, इस 4 में से सबसे सटीक कौन सा होगा? तो देखिए, यहाँ एकाग्रता का ह्रास है और अति क्रियाशील विकार है, इसके अंतर्गत जो है यह सबसे उपयुक्त होता है, और इसको जो है एकाग्रता ह्रास और अति क्रियाशील विकास जो है इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो यह जो विकार होता है इससे निपटने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को गौर से पढ़ेंगे और पूरा उत्तर इसको अच्छे से समझेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। बहुत सारा प्रश्न जो है बहुत लेंदी रहता है, जिसको कि आपको पढ़ने में ही समय निकल जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको सारा चीज जो है समझना होगा। प्रश्न के अंदर ही बहुत सारा उत्तर उसका छुपा रहता है। ठीक है, तो उसमें से सटीक उत्तर क्या निकलता है उसको ध्यान से देखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधित विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को अपने आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देती है? मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक,
व्यवहारवादी। यह 4 ऑप्शन है। इसमें से सबसे ज्यादा सटीक है पर्यावरणीय व्यवहार। अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। कौन सा अंतःक्रिया है? पर्यावरणीय अंतःक्रिया। यह करने से जो है बच्चों में इस तरह का जो व्यवहार होता है उसमें जो है अंतर पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। 4 पंक्तिय, टियर, 4 स्तरीय, त्रिवृत्तीय, त्रिमुखी। यहाँ त्रिवृत्तीय जो है इसका सबसे सटीक आंसर है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगतिशील के लिए निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। चौथा है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी हैं उनको जो है शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। ठीक है, ऐसा करना चाहिए क्योंकि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उसका बुद्धि स्तर सामान्य विद्यार्थियों से अधिक होता है, तो इन बच्चों में सीखने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? व्यक्ति अध्ययन, घटना अभिवृत्त, वास्तविक रिकॉर्ड, व्यवहार रेटिंग स्केल, इसके बाद संचरित व्यवहार परक अवलोकन। इसमें से कौन सा इसके लिए है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों के लिए? तो देखिए, संचरित व्यवहार परक अवलोकन जो है यह सबसे सटीक है, इसमें से सबसे उपयुक्त है। ठीक है, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। क्या है सबसे सही तरीका? तो ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन है पहला आपका, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना। इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। उच्च अपेक्षा वाली बात हो गई, यह आपका नेगेटिव सेंस हो गया। विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। इन बच्चों को अपने लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। लक्ष्य का निर्धारण भी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या है? अधिगम निर्योग्यता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे सटीक है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। विविध कौशल मतलब टेक्निक का और युक्तियों का यह उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। इससे जो है जितने भी निर्योग्यता वाले बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यह तो ठीक है आपका। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। तीसरा है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। सबसे आपका सटीक है यह। वाइगोत्स्की साहब के अनुसार सांस्कृतिक और भाषा विकास के विषय में इन्होंने बताया है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार आता है। ठीक है, तो सबसे सटीक आपका 1 नंबर हुआ। 23 के 1 के साथ जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न है व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण का कल्पना डैश के लक्ष्य हैं। किसके लक्ष्य हैं? पारंपरिक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, वैज्ञानिक पद्धति। इसमें से कौन सा सही है आपको यह बताना है। तो क्या है? व्याख्या है, अनुमान है अथवा नियंत्रण है। तो यह तीनों जो है यह आपका वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप इसको वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं कह सकते हैं। ठीक है, 7 का शिक्षार्थी गणित में
त्रुटियां करता है। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो कक्षा 7 का स्टूडेंट है और गणित की कक्षा में त्रुटि कर रहा है, तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों को कैलकुलेटर का प्रयोग की अनुमति देंगे? नहीं देंगे कैलकुलेटर का प्रयोग की अनुमति। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। यह बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थियों को उसे दोबारा करने को कहेंगे। यह नहीं होगा। ठीक है, सबसे आपका सटीक है 3 नंबर। आप 3 नंबर के साथ जाएंगे। ठीक है, संवेदनात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक बुद्धि, इसके बाद जो है चाक्षुक, स्थानिक बुद्धि, अस्तित्वपरक बुद्धि। इसमें से कौन सा हो सकता है? संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र से संबंधित हो सकती है? बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, यह आपको बताना है। तो यह आपका है अंतर्वैयक्तिक क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं की व दूसरों की भावनाएं या संवेग को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता होती है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जिसके द्वारा शिक्षार्थियों में स्वयं की, मतलब अपने की व दूसरों की भावनाओं या संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता होती है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फिर मिलते हैं कल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, और लगातार अभी सेट चलता रहेगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इम्पोर्टेंट वीडियो इसी तरह का भी सेट प्रैक्टिस वाला आता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।